हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने देख लिया था आरबीएससी क्लास 9th लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, और जो अपना चैप्टर चल रहा था 5वां, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका वाला बाबू अपन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो कोशिका वाले चैप्टर की बाबू कहाँ तक बातें हमने कर ली थी, तो ध्यान देना, थोड़ा सा याद करते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखा था हमने कोशिका क्या होती है, कोशिका की डिस्कवरी, कोशिका की खोज। देन उसके बाद में स्टार्ट किया था हमने साइज एंड शेप के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। फिर देखा था हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर। फिर देखा था हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बीच में अंतर। फिर हमने देखा था कि जो अपनी कोशिका होती है, कोशिका की संरचना, और कोशिका की संरचना देखते हुए आगे थे अपने कोशिका भित्ति, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज कोशिका झिल्ली, नया टॉपिक शुभारंभ करते हैं। कोशिका झिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको क्या बोलेंगे बाबू, और तो कोशिका झिल्ली के घर के नाम, घरेलू नाम, घरेलू नाम। घरेलू नाम कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? घरेलू नाम रियल में घरेलू नाम नहीं है जैसे आपके हैं। घरेलू नाम कहने का मतलब इसको बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकेंगे अपन इसको। कोशिका झिल्ली बोल दिया, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे, या फिर इसको बाबू क्या बोल सकते हैं? बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बायो मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली बोलेंगे। ऐसे ऐसे हम उसको नाम से पुकार सकते हैं बाबू। बात करेंगे एकदम बड़े, एकदम आराम से बात करेंगे कि जो भी अपनी कोशिका झिल्ली होती है, ध्यान देना, जो भी अपनी कोशिका भित्ति थी बाबू, वो कोशिका भित्ति कैसी थी भाई साहब? तो कोशिका भित्ति कैसी थी? अपनी मर्त थी। लेकिन ये कैसी होती हैं? जीवित होती हैं बाबू, जीवित होती हैं, लिविंग संरचना होती हैं, ये जीवित होती हैं। और कैसी होती हैं ये ध्यान देना? पतली होती हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसी होती है बाबू? लचीली होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, लचीली होती है एकदम, यानी उसकी तरह हार्ड नहीं होती, पतली होती है। वो कोशिका भित्ति अपनी मोटी होती है, लेकिन ये कैसी होती है बाबू? एकदम पतली होती हैं। और सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार बात सुनना, ये कैसी होती हैं बाबू? चयनात्मक पारगम्य होती हैं। कैसी होती है ये? चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? वर्णात्मक पारगम्य। वापिस समझना, चीजों को समझना एकदम आराम से। अपने बात की थी यहां पर, कहां गया? यस, अपने बाबू यहां पर बात की थी कि ये जो बाहर की साइड में जो संरचना कहलाती हैं, वो कहलाती है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। और अंदर की साइड में क्या होगा? अंदर की साइड में है एक पतली सी एक परत, पतली सी, लचीली सी, जीवित सी, छोटी सी, चयनात्मक सी, पारगम्य सी एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे भाई इसको? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। कोशिका झिल्ली कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाबू दूसरे नाम, घरेलू नाम कौन कौन से? इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली भी कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे, या फिर इसको बोलेंगे अपन बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकेंगे। कैसी होती है? देखो, रटने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान देना भाई साहब, इसको रटने की जरूरत नहीं है। कैसी होती है ये होती है अपनी जीवित होगी, पतली होगी, लचीली होगी, और कैसी होगी? चयनात्मक पारगम्य। वो कैसी होती है बाबू? पारगम्य होती है। पारगम्य कहने का मतलब हर किसी को अंदर आने दे देगी, मना नहीं करेगी। लेकिन जो भी अपनी कोशिका झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो होती है बाबू कैसी? अपनी चयनात्मक पारगम्य, हर किसी को अंदर आने नहीं देती। अरे आने भी तो देती है, तो सिलेक्ट कर करके, चयन कर करके अंदर आने देती हैं। तभी तो क्या बोलेंगे बाबू इसको? चयनात्मक पारगम्य बोलेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी बाबू, एकदम रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, एक बार सभी इसको नोट करेंगे। चलते हैं आगे। बात कर ली हमने कैसी होती है ये? जीवित होती हैं। और कैसी होगी बाबू ये? जीवित होगी, पतली होगी, लचीली होगी, और कैसी होगी? चयनात्मक पारगम्य होगी। अब ये किसमें मौजूद होती हैं?
तो ध्यान देना ये होती हैं सार्वत्रिक होती है। सार्वत्रिक कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? सभी में मौजूद, सभी में मौजूद। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी में मौजूद होती है बाबू, सभी में उपस्थित होती हैं। अब बात करेंगे आगे, यानी इसकी संगठन, संगठन की बात करेंगे। ये बनी किसकी होगी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, ये बनी होती है किसकी? प्रोटीन की, और ये बनी होती है किसकी? लिपिड की। ध्यान देना बाबू, किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की, और किसकी बनी होती है? लिपिड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मेरी कोशिका झिल्ली होती हैं, जो मेरी कोशिका झिल्ली होती हैं, उसकी कोशिका झिल्ली को बाबू मैंने देखा तो मेरी कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई? प्रोटीन की, और किसकी बनी हुई? लिपिड की। अब ध्यान देना, प्रोटीन और लिपिड में भी सबसे ज्यादा होगा, वो कौन सा होगा? मेरा प्रोटीन, यानी ये सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा बाबू। ध्यान देना, प्रोटीन कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। और ये क्या हो गया? लिपिड हो गया। लिपिड थोड़ा सा कम होगा, लेकिन लिपिड कौन सा होगा बाबू? एकदम देखो, बातों को सुनना, समझना चीजों को। ये किसकी बनी होती है? लिपिड भी कौन सा बाबू इसके अंदर होता है? कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। कौन सा होगा बाबू? फॉस्फोलिपिड। सर हमारे तो तोते और हंस दोनों उड़ने लग गए, क्या बोल रहे हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वापस सुनना बाबू, एकदम वापस सुनना। देखा बाबू कि जो भी अपनी कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के अंदर कौन सी संरचना? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली को बाबू मैंने देखा, काट करके देखा, उसको कट लगा के मैंने उसकी संरचना को देखा। तो जैसे ही मैं इसको संरचना को देखता हूं भाई साहब, तो इसकी संरचना बनी हुई किसकी? ये बनी होती है किसकी? प्रोटीन की। ये संरचना बनी होती है भाई किसकी? प्रोटीन की। और किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। प्रोटीन होता है इसके अंदर ज्यादा, और लिपिड होता है थोड़ा सा कम। यानी लिपिड भी कौन सा? लिपिड का अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो लिपिड का प्रकार होता है कौन सा बाबू? यहां पर फॉस्फोलिपिड। कौन सा होगा भाई यहां पर? फॉस्फोलिपिड होगा। संरचना की बात करें, अब देखते हैं कैसे दिखते हैं ये अपनी संरचना। संरचना ये होगी बाबू, ध्यान देना, ये क्या होगी? अपनी कोशिका झिल्ली। ऐसी होती है क्या? बिल्कुल भाई ऐसी होती है। अब समझना बाबू एकदम आसान से भाषा में कि जो भी अपनी कोशिका भित्ति होती हैं वो फॉस्फोलिपिड द्विपरतीय बाबू सुन लो, मजे की बात सुन लो। बात की हमने कि जो भी इसकी संरचना होगी वो किसकी बनी होती है। देखो एकदम आसान बात, यानी सबसे पहले हमने बातें की कि जो भी अपनी प्लाज्मा झिल्ली होगी, बायो मेम्ब्रेन होगी, वो बायो मेम्ब्रेन कैसी होगी? जीवित होगी। अरे किसकी बनी होती है बाबू? ध्यान देना, ये बनी होती है किसकी? प्रोटीन की। और किसकी बनी होती है? लिपिड की। लिपिड भी कौन सा? अपना फॉस्फोलिपिड। तो बाबू ध्यान देना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या होता है बाबू? यहां पर फॉस्फोलिपिड। क्या है यहां पर? फॉस्फोलिपिड। क्या है ये? फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड होते हैं।
और आपको ये जो अंदर की साइड में और जो परिधि की साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये और ये बाबू क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। क्या होता है, ये प्रोटीन होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोशिका झिल्ली अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाबू किसकी बनी हुई, तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है अपनी फॉस्फोलिपिड की द्विपरतीय, यानी फॉस्फोलिपिड का एक ये लेयर और एक ये लेयर, ये दो परतों की मिलकर बनी होती हैं। ये दो परतों की बनी होती है और दो परत किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की, एक ये परत और एक ये परत। और सर प्रोटीन कहां पर होंगे इसमें, तो प्रोटीन होंगे बाबू कहां पर, उसके बीच बीच में धसे हुए, उसके बीच बीच में धसे हुए। और कहां पर होंगे, कुछ प्रोटीन उसकी परिधि की साइड में प्रोटीन होंगे। आप इस चाहे तो आप इस डायग्राम को बना सकते हो कि ये अपनी कोशिका झिल्ली का डायग्राम ऐसा होता है, जिसके अंदर क्या होगा बाबू, प्रोटीन कहां पर होगा, उसके परिधि की साइड में, और कहां पर होगा, उसके बीच में प्रोटीन। और लिपिड कौन सा होगा, तो लिपिड कौन सा हो गया भाई, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड हो गया। सर ये फॉस्फोलिपिड जो भी होगा वो कितने लेयर्स होंगे उसकी, तो बाबू यहां पर उसकी दो लेयर होगी, एक तो फॉस्फोलिपिड के अणु यहां पर, एक फॉस्फोलिपिड के अणु यहां पर। ऐसे समझो कि जो भी अपनी ईंटें होती हैं वो ईंटों की दो परतें बनी हुई, दो दीवार बनी हुई ईंटों की, ईंट बराबर क्या हो गया अपना फॉस्फोलिपिड, और उसके बार बार की साइड में क्या बने हुए, यहां पर प्रोटीन बने हुए, बीच बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन बने हुए। यही तो डिसाइड करते हैं बाबू किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है। तभी तो बोलेंगे अपनी कोशिका झिल्ली को, क्या बोलेंगे अपन इसको, चयनात्मक पारगम्य, या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, वर्णात्मक पारगम्य। कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं बाबू। देखो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली की संरचना के ऊपर क्या हुआ बाबू, मॉडल दिए गए। समझना, एकदम आउट ऑफ सिलेबस बातें चल रही है, लेकिन थोड़ा सुनना कि जो भी अपना संरचना के ऊपर बाबू क्या हुआ, मॉडल दिया गया। संरचना के ऊपर, संरचना मॉडल कि कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, उसके ऊपर मॉडल दिए गए। कौन कौन से मॉडल दिए गए, तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया, बस एक बार लिखते हैं बातों को। एक तो मॉडल दिया गया बाबू कौन सा, अपना सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। एक और मॉडल दिया गया बाबू कौन सा, एकक कला मॉडल, एकक कला मॉडल। और जो थर्ड मॉडल दिया गया वो दिया गया बाबू कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी इसको बोलेंगे अपन तरल मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक मॉडल। तो अभी हमने जो कोशिका की संरचना देखी है भाई साहब ध्यान देना, जो अभी हमने कोशिका की संरचना देखी है वो कोशिका की संरचना देखी है अपने कौन से, तरल जो भी अपना मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार देखी हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो भी अपनी कोशिका झिल्ली होगी वो कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। किसकी बनी होगी बाबू, फॉस्फोलिपिड की। दो लेयर्स होंगे यहां पर, और उसके अंदर क्या होंगे बाबू, ध्यान देना, प्रोटीन होंगे। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ये मॉडल दिया गया था बाबू सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन दो भाई साहब थे, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन दो भाई साहब थे। उन्होंने एक मॉडल दिया था कौन सा, अपना तरल मोज़ेक मॉडल। उन्होंने ही बताया था बाबू कि जो भी अपनी कोशिका झिल्ली होती है वो तरल होती हैं, वो बिल्कुल एकदम लचीली होती हैं, और उसके अंदर प्रोटीन और क्या होते हैं, उसके अंदर लिपिड होते हैं। बातें बाबू आपको समझ में आ रही होगी, एकदम आसान आसान बातें चल रही हैं। अब बात करेंगे बाबू, आगे चलते हैं अपन कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। हमने इतना देख लिया कि कोशिका झिल्ली अपनी बनी किसकी, हमारी बनी किसकी होती है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। और किसकी बनी होती है बाबू, ये प्रोटीन की बनी होती हैं। आगे चलते हैं, जैसे ही बाबू आगे जाते हैं अपन बात करेंगे इसके कार्य की बात करते हैं। और ध्यान देना, इसका कार्य को थोड़ा सा हम खोल के देखेंगे। इसका जो कार्य हो गया बाबू ध्यान देना, पहला वाला काम, पहला वाला जो काम हो गया इसका वो हो गया एंडोसाइटोसिस। क्या काम हो गया इसका, एंडोसाइटोसिस। ध्यान देना, समझना, डरना नहीं है। अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन, एकदम आसान भाषा के अंदर
काम क्या हो गया बाबू इसका, अंतः कोशिकीय पाचन करना। इसका जो लचीलापन है, उसके लचीलेपन के फायदे क्या हो गए, ये अंतः कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। ये अंतः कोशिकीय पाचन क्या होता है बाबू, इसको समझना, एकदम आराम आराम से समझना। व्हाट यू मीन बाय एंडोसाइटोसिस, अंतः कोशिकीय पाचन, ये होता क्या है सर, ये क्या मान रहा है, ये समझा दो हमें। तो सुनना बाबू, ये कोई भी क्या हो गया, एक जीव हो गया, ये एक जीव हो गया, एक ऑर्गेनिज्म हो गया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अब बाबू क्या हो गया, इसको जैसे ही भूख लग गई, ध्यान देना समझना, कोशिका झिल्ली के फायदे क्या हो गए, कोशिका झिल्ली का काम क्या हो गया, ये इतनी लचीली है, इसकी लचीलेपन के काम क्या हो गए, सुनना। क्या हो गया, इसको भूख लग गई, जैसे ही बाबू इसको भूख लग गई, इसके पास में कौन आ गया, कोई भोजन आ गया। ध्यान देना, इसके पास में क्या हो गया, यहां पर कोई भी भोजन आ गया, कोई भी फूड आ गया। ध्यान देना, भोजन आ गया। जैसे ही भोजन आया, इसको पता चला, उसने क्या कर दिया बाबू, ध्यान देना, उसने क्या कर दिया, कोशिका झिल्ली को क्या कर दिया उसने, इस टाइप से उसने संरचना बना दी ताकि जो भी अपना भोजन था, भोजन अंदर आ जाए थोड़ा, यानी उसके चारों ओर क्या कर दी उसने, एक संरचना बना दी जिसे भोजन इसके अंदर आ गया। अब क्या हो गया, अब उसने क्या कर दिया, पूरा ही बाबू क्या कर दिया, उसने अंदर ले लिया। जो भी भोजन है, उस भोजन को उसने पूरा ही क्या कर दिया, अंदर ले लिया। ये राजी हो गया बिल्कुल ही कि भाई भोजन मिल गया। तो अगर बाबू कोशिका झिल्ली लचीली नहीं होती, सुनना बात को सुनना, अगर कोशिका झिल्ली लचीली नहीं होती तो क्या ये भोजन अंदर आ पाता, क्या ये भोजन ये ग्रहण कर पाता, क्या इसकी जगह पे कोशिका भित्ति होती तो क्या ये भोजन ग्रहण पाता, क्या नहीं बाबू, ये वहीं अपना तड़प तड़प के भूख प्यास से मर जाता, अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया बाबू, कार्य क्या हो गया, कोशिका झिल्ली का हेल्प करेगी किसके अंदर, एंडोसाइटोसिस के अंदर, यानी अंतः कोशिकीय पाचन के अंदर हेल्प करेगी। ये अंतः कोशिकीय पाचन बाबू ऐसे होता है, सुन लेना, यानी कोई भी जीव आया, यहां पर जीव को भूख लगी, ऑर्गेनिज्म को भूख लगी, उसके पास में कोई भी भोजन आ गया, भोजन ने क्या कर दिया, कोशिका झिल्ली इस टाइप से वो रूपांतरित हो गई और उसने क्या कर दिया, भोजन को चारों ओर से घेर दिया और भोजन को अंतर ले लिया। और ऐसा जो पाचन होगा, क्या बोलेंगे अपन इसको, अंतः कोशिकीय पाचन, यानी बाहर से क्या कर दिया, भोजन को क्या कर दिया, अंदर ले लिया, अंतः कोशिकीय पाचन। समझना, इसको लिखते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन की परिभाषा क्या हो गई, अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है बाबू, अंतः कोशिकीय पाचन क्या हो गया, एक कोशिकीय जीवों में भोजन को ग्रहण करने की विधि को अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया होगा। भोजन कहां पर आ गया, अंदर आ गया। भोजन ग्रहण करने की जो विधि थी, जो मेथोडोलॉजी थी, उसको क्या बोलेंगे अपन, अंतःकोशिकीय पाचन बोलेंगे बाबू। इतनी बातें एकदम समझ में आ गई। देखो, चीजों को रटना नहीं है बिल्कुल ही। सेल के अंदर भोजन आ गया, ये हेल्प किसने की, मेरी कोशिका झिल्ली ने। कोशिका झिल्ली बिल्कुल बाबू शांति के लिए जल्दी से बता देंगे, जीवित होती हैं, लचीली होती हैं, कोमल होती हैं, पतली होती हैं, थिन होती हैं, चयनात्मक पारगमी होती है, बनी होती हैं लिपिड की और किसकी, प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड मॉडल दिया गया था, जिसके द्वारा सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, नाम था उस मॉडल का तरल मोजैक मॉडल, फ्लूइड मोजैक मॉडल, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972 के अंदर इसको दिया गया था। चलते हैं आगे। पहला काम तो बाबू समझ में आ गया, अंतःकोशिकीय पाचन। ये अंतःकोशिकीय पाचन क्या होगा, समझते हैं आगे। अगला वाला फंक्शन, फंक्शन नंबर 2 कोशिका झिल्ली का स्त्रवण में सहायक। स्त्रवण कहने का मतलब क्या होगा बाबू, सिक्रेशन। स्त्रवण कहने का मतलब हो गया सिक्रेशन करना। सिक्रेशन क्या होगा, ये कोई भी होगी सेल अपनी कोशिका, और ये कोशिका का क्या हो गया, केंद्रक।
एकदम समझना, आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से। और यहां पर क्या हो गया बाबू, अंदर कोई भी चीज बन गई, अंदर कोई भी चीज बन गई। अब इस चीज को भेजना है बाहर, दूसरी वाले सेल के अंदर भेजना है, तो वहां पर ये क्या कर लेगा, उसको बहुत ही आसानी से इसको क्या कर देगी, बाहर भेज देगी। कोशिका से बाहर भेजना ये प्रक्रिया कहलाएगी स्त्रवण। क्या कहलाएगी बाबू, ये स्त्रवण कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी, सिक्रेशन कहलाएगी। तो सिक्रेशन में भी हेल्प किसने किया, कोशिका झिल्ली ने। तो कोशिका झिल्ली पहला काम क्या हो गया इसका, अंतःकोशिकीय पाचन में। सेकंड क्या हो गया, स्त्रवण में, सिक्रेशन में हेल्प करेगी। और मजेदार बात सुनो, और मजेदार बात सुनो, कोशिका झिल्ली होती है वो हर किसी को अंदर आने नहीं देती, लेकिन किसी किसी को तो अंदर आने देती हैं। एक अगली प्रोसेस, एक अगला जो काम हो गया इसका, वो हो गया बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम। थर्ड काम हो गया विसरण में। विसरण में बाबू, ये जो विसरण जो शब्द हैं, उसको सुनते ही मेरी नींद उड़ गई कि जो विसरण होता है, ये विसरण क्या होता है, इसको बच्चों को सबको पूरा समझाओ, विसरण क्या होता है। यहां पर मैं विसरण लिखूं या फिर मैं लिखूंगा कि बाबू क्या हो गया, ये कोशिका और ये कोशिका, इस कोशिका से इस कोशिका, इस कोशिका से इस कोशिका में आने के लिए पदार्थों का क्या होता रहता है, सारे दिन आवागमन होता रहता है। तो ये पदार्थों का आवागमन में भी हेल्प करती हैं। तो अगला काम क्या हो गया, पदार्थों के आवागमन में, पदार्थों के आवागमन में तीन काम बाबू लिखेंगे साथ साथ में। पहला क्या काम हो गया, अंतःकोशिकीय पाचन, जिसको अपने समझ लिया, अंतःकोशिकीय पाचन क्या होगा। सेकंड काम लिखा हमने स्त्रवण, और थर्ड काम लिखा आपने कौन सा, पदार्थों के आवागमन में। पदार्थों के आवागमन में कैसे बाबू, इसकी बात करेंगे तो इसको समझना, ये अपनी जंग चिढ़ गई है पदार्थों के आवागमन में कैसे। और पदार्थों के आवागमन का भी जो एग्जाम्पल है वो हो गया अपना कौन सा, विसरण। ध्यान देना कौन सा हो गया, विसरण एंड परासरण। अब समझना, चलते हैं आगे। यानी हमने देखा कि जो भी अपना पेड़ होता है बाबू, पेड़ होता है, वो पेड़ क्या करेगा, जड़ों से पानी ले लेगा ऊपर, जो भी पानी होगा वो जड़ों से ऊपर जाएगा। और जो भी गैसें होती हैं, आपने ये सुना था कि जो जंतु या फिर पेड़ पौधे होते हैं, ऑक्सीजन और CO2 उनके अंदर क्या होती रहती है बाबू, आदान प्रदान होती रहती है। ये जो CO2 और जो ऑक्सीजन बाबू आदान प्रदान होती रहती हैं, वो कोशिकाओं के अंदर जाती है। इतना तो अपने पहले ही पढ़ रखा होगा। वो कोशिकाओं के अंदर जाती हैं, कोशिकाओं से बाहर आती हैं। कैसे होता है ये सब, तो पदार्थों के जो आवागमन की जो प्रक्रिया होती है बाबू, ध्यान देना, जो पदार्थों के जो आवागमन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है दो प्रकार की। वो कौन सी प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होती है बाबू कौन से, यहां पर सक्रिय, दूसरी कौन सी होगी, निष्क्रिय। सक्रिय और कौन सी होगी बाबू, निष्क्रिय। इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्टिव, और उसको क्या बोलेंगे अपन, पैसिव। एक्टिव और कौन सी होगी, पैसिव। अब ध्यान देना कि जो सक्रिय है अपना, जो एक्टिव पदार्थों का जो ट्रांसफर हुआ वो सक्रिय माध्यम से हुआ। सक्रिय कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, ध्यान देना कि ये हो गया कोई भी एक स्लोप, एक ढाल हो गई। अब मुझे ये पदार्थ हैं, उसको मुझे ऊपर चढ़ाना। ध्यान देना, समझना, इस पदार्थ को मुझे ऊपर चढ़ाना है। क्या वो ऊपर अपने आप चढ़ जाएगा क्या बाबू, वो पदार्थ अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा या फिर धक्का लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, यहां पर धक्का लगाएंगे, और जब धक्का लगाएंगे तो क्या खर्च होगी बाबू, ATP खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो जिसमें ऊर्जा, पदार्थों को भेजने के लिए जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊर्जा खर्च होती है। कौन सा कहलाएगा अपना, सक्रिय। और क्या हो गया बाबू, सुनना, और क्या हो गया, एक ऐसा स्लोप यहां पर मैं किसी चीज को रखूंगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्या उसके अंदर बाबू ऊर्जा खर्च हुई क्या, ना, उसके अंदर ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो ऐसा परिवहन जिसमें बाबू क्या नहीं होगी, ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो वो कौन सा परिवहन हो गया बाबू, अपना निष्क्रिय।
और ये वाला कौन सा हो गया सक्रिय। सर ये बातें सारी हमारे दिमाग में क्यों डाल रहे हो, हमारे अंदर कहाँ जरूरत। तो सुनना बाबू, क्या हुआ कि जो भी अपनी कोशिका होती हैं, जो भी अपनी सेल होती हैं, उस सेल के अंदर भी यहाँ पर पदार्थ पड़े रहते हैं। कुछ पदार्थ आते हैं कोशिका के अंदर और ध्यान देना कुछ जाते हैं कोशिका से बाहर। तो कुछ पदार्थों को बाबू क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती अंदर लाना पड़ता है, और कुछ पदार्थ ऑटोमेटिक अंदर आ जाते हैं। तो परिवहन कौन सा हो गया बाबू, दो प्रकार का, सक्रिय और कौन सा हो गया अपना निष्क्रिय परिवहन हो गया। इसका जो भी उदाहरण होगा बाबू ध्यान देना, ध्यान देना, एकदम बहुत ही आसान भाषा में। इसका जो उदाहरण होगा बाबू वो होगा अपना कौन सा, विसरण। कौन सा, सॉरी कौन सा होगा, इसके अंदर जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा हो गया बाबू, परासरण। कौन सा होगा, परासरण। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा हो गया, विसरण। कौन सा हो गया, विसरण। इसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन, इसको बोलेंगे अपन ऑस्मोसिस बोलेंगे। चलते हैं आगे कि सर ये परासरण और विसरण ये क्या मांजरा होता है, हमें तो ये बताइए। चलते हैं बाबू आगे, बात करेंगे किसकी, अपन विसरण की बात करेंगे। सबसे पहले विसरण, विसरण की बात करेंगे। विसरण कहने का मतलब क्या होता है समझना, विसरण कहने का मतलब क्या होता है समझना कि बाबू ये क्या होगी अपनी कोशिकाएं। सुनना, एकदम प्यार मोहब्बत से सुनना। ये क्या होती है बाबू अपनी कोशिकाएं, ध्यान देना। ये होती है अपनी कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं। और शरीर की कोशिकाओं के अंदर बैठा होता है बाबू कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बैठा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बाबू, एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। देखो चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी लेकिन इतनी जटिल नहीं है। सुनना समझना, कितना दूर भागोगे। जो भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो बाबू माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। और एटीपी बनाने के लिए बाबू वो तो कहता है कि मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। बदले में ये एटीपी और क्या बनाएगा साथ में, CO2। ध्यान देना, यानी उसको चाहिए क्या, उसको तो चाहिए O2 अंदर चाहिए। और इसने बनाई क्या बाबू, ध्यान देना, CO2। उस CO2 को कहां भेजना है, बाहर भेजना है। तो कहने का मतलब एक बात तो समझ में आती है सर, O2 और CO2 हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या आदान प्रदान होती होगी क्या बाबू, बिल्कुल। यानी कोशिकाओं के अंदर O2 और CO2 आदान प्रदान होती रहती हैं। O2 और CO2 के आदान प्रदान के बिना बाबू काम नहीं चलता। अब ध्यान देना सर, ये O2 और CO2 कैसे आई कैसे गई, ये खेल समझाओ। तो सुनना बाबू, सुनना सुनना। जब यहां पर क्या हो गया, सुनना, यहां पर क्या हो गया, जैसे ही बाबू ऑक्सीजन की कमी होती है, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन चली जाती है जल्दी से अंदर। जैसे 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 CO2 बढ़ती गई, CO2 बढ़ती गई, और बाहर बाबू थी CO2 की कमी, तो CO2 चली गई बाहर जल्दी से। ये ऐसा क्यों हुआ बाबू, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु की एक प्रॉपर्टीज होती है, एक गुणधर्म होता है कि ये हमेशा गति करते रहते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। जहां पर उसकी मात्रा है ज्यादा, सुनना, यहां पर कोई भी गैसें हैं, ध्यान देना, यहां पर है कोई भी गैसें, और गैसें यहां पर अगर ज्यादा हैं, गैसें अगर ज्यादा हैं, यहां पर बाबू गैसें हैं कम, यहां पर गैसें अपनी कम, तो ध्यान देना गैस का गुणधर्म होता है ये जल्दी से यहाँ चली जाती हैं। ये होगी बाबू अपनी कैसी सांद्रता, उच्च सांद्रता। कैसी होगी भाई अपनी उच्च सांद्रता। और यहां पर क्या थी अपनी निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, गैसों के अणु का, गैसों के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता गति करना क्या कहलाएगा मेरा, डिफ्यूजन कहलाएगा, यानी विसरण कहलाएगा। सुनना बाबू, यहां पर परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे, विसरण शायद समझ में आ चुका होगा आपको। विसरण की बात करेंगे, डिफ्यूजन की बात करेंगे। क्या होता है डिफ्यूजन, यानी यहां पर लिखते हैं अणुओं का। अब वो अणु बाबू किसी के भी हो सकते हैं, अणु कौन से अणुओं का, यानी O2 CO2 कुछ भी हो सकता है बाबू। अणुओं का उच्च सांद्रता से
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। हमारे कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो जल्दी से वो अंदर आ जाती है, और जब वहां पर CO2 बढ़ती है तो वो बाहर चली जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसके कारण हुआ बाबू? विसरण के कारण। तो यहां पर हम उदाहरण लिख सकते हैं, कोशिकाओं में जब O2 की कमी होती है तब O2 अंदर चली जाती है, और कोशिका में उत्पन्न CO2, कोशिका में उत्पन्न होती है CO2, कोशिका में उत्पन्न CO2 की सांद्रता बढ़ने पर वह बाहर चली जाती है, बाहर चली जाती है। बाबू ये किसके कारण हुआ? वापस एक बार बता दो किसके कारण हुआ? ये विसरण के कारण। तो बातें समझ में आ रही होगी आपको, रटने की जरूरत नहीं है, जिसने रटे उसके बूटे गरम, है ना, रटना नहीं है बिल्कुल ही। अणुओं यानी O2 CO2 का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। जो भी अणु होंगे, ध्यान देना, आपने देखा होगा कि जो भी अपनी गैस लीक होगी, माना कि जो भी अपना सिलेंडर होगा घर के अंदर वो लीक हो गया, तो कुछ दूरी पर उसकी जो भी गंध आने लगती हमें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस के जो अणु थे बाबू, वो वहां पर तो गैस के अणु नहीं थे, तो यहां पर गैस के अणु अगर ज्यादा हो गए तो वो धीरे धीरे गति करने लगते हैं किसके अंदर? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। और ये जो फिनोमिना या जो घटना बोल दी जाए, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपनी डिफ्यूजन कहलाएगी बाबू। क्या कहलाएगी? ये विसरण कहलाती है। तो क्या सर पेड़ पौधों को भी जरूरत होती है, कोशिका भी जरूरत होती है, गैसों की? बिल्कुल जरूरत होती है भाई, हमने बात कर ली। तो ये किसके द्वारा आती है, किसके द्वारा जाती है? तो ये आती है अपनी कोशिका झिल्ली के द्वारा। अगर CO2 की मात्रा अंदर ज्यादा है तो ये बाहर चली जाती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर अंदर कम है और बाहर ज्यादा तो ये जल्दी से अंदर आ गई। चलो सर ये तो गैसों की बात होगी, विसरण तो हमें समझ में आ गया। अब समझा दो कौन सा? अपना डिफ्यूजन यानी परासरण। इसकी बातें करेंगे बाबू अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।